नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि आजकल आप सब आईपीएल के मैच देखने में व्यस्त हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ देश के गंभीर विषयों के बारे में भी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार से पैसा कमाने की अब आदत पड़ चुकी है, लेकिन उन्हें अभी ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर जेल जाने की आदत नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके लिए अलग से कानून बनने चाहिए। आज देश के 14 विपक्षी दलों के नेता मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आपके लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। यहां उन्होंने एक अर्जी लगाई कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नेताओं के लिए अलग कानून नहीं बन सकता। नेता भी इस देश के आम नागरिक हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में जो सलूक आम लोगों के साथ होता है वही नेताओं के साथ भी होगा। और इस तरह भ्रष्टाचार में फंसे विपक्षी नेताओं की आखिरी उम्मीद भी आज समाप्त हो गई। ये नेता ईडी और सीबीआई से बचने के लिए एक साथ तो आ गए, लेकिन ये एकता न तो अदालत में काम आ रही है और ना ही राजनीति में काम आ रही है। इसके बाद हम आपको दिल्ली में हो रहे शिक्षा के स्कैम के बारे में बताएंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 1.5 लाख छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। अब दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो दिल्ली के स्कूलों को इस रिजल्ट पर पुनर्विचार करने और छात्रों को पास करने का दिशा निर्देश दे रही है। 9वीं कक्षा के छात्र अगले साल 10वीं के बोर्ड का एग्जाम देंगे और 11वीं क्लास के छात्र अगले साल 12वीं कक्षा की बोर्ड का इम्तिहान देंगे। और आज इन बच्चों के इतने बुरे नंबर आ रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि ये बोर्ड के एग्जाम में कैसा प्रदर्शन करेंगे। और आखिर में आपको कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का एक इंटरव्यू दिखाएंगे, जो इस बार सीधी बात में मेरे खास मेहमान हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर वो मुसलमान न होते तो कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके होते। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से पहले चलते हैं सना के पास, जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक्स सुधीर। हनुमान जयंती से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी तैनाती की जाए। गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर कहा है कि राज्य सरकारें ऐसे लोगों पर नजर रखे जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। रामनवमी के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर आज बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी ने नालंदा और सासाराम की घटना पर एनआईए जांच की मांग की, जिसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब स्थिति सामान्य है। बिहार में 2 लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं। अभिनेता और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पवन कल्याण ने कहा कि दक्षिण भारत में उनका और बीजेपी का एजेंडा एक ही है। हालांकि पवन कल्याण की पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर दोनों तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। एनसीईआरटी के द्वारा इतिहास के सिलेबस में किए गए बदलाव पर विवाद शुरू हो गया है। एनसीईआरटी ने हाल ही में मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मौजूदा सरकार बदले की भावना से अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिएटिविटी के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता पर जल्द लगाम लगने वाला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में अश्लीलता को लेकर लगातार बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लिया था और सही समय पर सख्त कदम उठाने की बात कही थी। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने सीबीआई और ईडी केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आज ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि नई आबकारी नीति में व्यापारियों से मिली घूस की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया गया था और इस पैसे का लेन देन हवाला ऑपरेटर के जरिए किया गया था। ईडी के मुकदमे में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। तेलंगाना में 10वीं की परीक्षा में पर्चा लीक को लेकर हुए विवाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंदी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। संजय बंदी तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। संजय बंदी पर पेपर लीक होने के बाद छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी, गैरकानूनी गतिविधि की धारा 5 और सीआरपीसी की धारा 154 और 157 के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तेलंगाना के विकाराबाद और कमलापुर में 10वीं कक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस केस में संजय बंदी को भी आरोपी बनाया है। प्रयागराज में 2005 के राजू पाल मर्डर केस में 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी और माफिया अतीक अहमद के करीबी अब्दुल कवी ने लखनऊ की सीबीआई अदालत में सरेंडर कर दिया है। अब्दुल कवी 18 साल से फरार चल रहा था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस उसे जोर शोर से खोज रही थी। इससे पहले यूपी पुलिस ने अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल की हत्या के बाद अब्दुल कवी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हुई थी। शिरडी साईं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दी गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के युवा सेना नेता राहुल कनाल ने बांद्रा पुलिस में शिकायत देकर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर केस दर्ज करने की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता राहुल कनाल शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी भी रह चुके हैं। हम जानते हैं कि आजकल आप सब लोग आईपीएल के मैच देखने में व्यस्त हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ देश के गंभीर विषयों के बारे में भी आप सबको जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार से पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी है और आपको भी उन्हें बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन आज ऐसे मामलों में पकड़े जाने के बाद अब आज भी हमारे देश के नेताओं को अभी इसकी आदत नहीं पड़ी है। आज देश के 14 विपक्षी दलों के नेता मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एक अर्जी लगाई कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बेवजह शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस देश में नेताओं के लिए अलग कानून नहीं बन सकता। इसलिए आज हम इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि जो विपक्षी दल संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें आखिर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए विशेष छूट उसी संविधान से, उसी अदालत से क्यों चाहिए। इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इन विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में क्या आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने क्या मांग की थी। तो यह पूरा मामला 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जब विपक्ष के 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका का एक लाइन में सार यह था कि केंद्र सरकार विपक्ष को डराने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इन एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें और डर जाएं। विपक्ष के जिन 14 दलों ने संयुक्त रूप से इस याचिका को दायर किया, उनमें कांग्रेस पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शरद यादव की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और लेफ्ट पार्टियों से सीपीएम और सीपीआई भी इस याचिका का हिस्सा थी। तो अब आप सोच लीजिए कौन सी पार्टी बची है। सारे के सारे जो भी विपक्षी दल हैं वो सब के सब एक साथ आ गए। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इतना बड़ा मुद्दा इससे पहले कभी आया होगा जब सारे विपक्षी दल इस तरह एक साथ मिलकर एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए होंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ने इन सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है और इन विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जो बातें कही हैं वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इस याचिका में विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं और इस कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार का दबाव है। इसके लिए इन पार्टियों ने अपनी याचिका में कुछ आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए।
क्या आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इन आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच जब भारत में यूपीए की सरकार थी, उस समय ईडी ने कुल मिलाकर 26 नेताओं के खिलाफ जांच की थी, जिनमें तब सिर्फ 14 नेता ही विपक्ष के थे और बाकी के 12 नेता सत्तारूढ़ पार्टियों से थे। इसी तरह सीबीआई ने भी यूपीए की सरकार के दौरान कुल 72 नेताओं के खिलाफ जांच की, जिनमें सिर्फ 43 नेता विपक्ष के थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों की शिकायत यह है कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और जब से सरकार में नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां केवल और केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। और इसी याचिका में यह बताया गया है कि 2014 के बाद से अब तक सीबीआई और ईडी कुल मिलाकर 245 नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 233 नेता विपक्षी दलों के नेता हैं। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि पहले ये एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई करती थी और सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं पर भी कार्रवाई होती थी, समान रूप से कार्रवाई होती थी। लेकिन अब सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है और यह सब राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। हालांकि यह पक्ष इन विपक्षी दलों का है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि पहले इन जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब ये एजेंसियां खुलकर कार्रवाई कर पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध के मामलों में कार्रवाई पार्टी देखकर नहीं की जा सकती और ना ही ऐसा होना चाहिए। और आप ये भी सोचिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप विपक्षी नेताओं पर ही लग रहे हैं तो क्या जांच एजेंसियां ये सोचकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें कि आरोपी नेता विपक्ष से है, इसलिए उनकी कार्रवाई को निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। यानी यह सोचकर रह जाएं कि लोग क्या कहेंगे, आरोप क्या लगेंगे। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र और सत्य की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट से असल में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए अपने लिए एक स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे। इन सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से 4 मांगे की हैं, जो आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के आम नागरिक हैं। और देखिए कैसे ये नेता ये चाहते हैं कि इन्हें आम नागरिक की तरह ट्रीट ना किया जाए, इन्हें यहां पर भी वीआईपी डिस्काउंट मिले। तो 4 मांगे इन्होंने की हैं। पहली मांग ये कि जब तक किसी विपक्षी नेता के खिलाफ शारीरिक हिंसा से जुड़ा कोई मामला ना हो, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी विपक्षी नेता ने कोई घोटाला किया भी है तो उसे गिरफ्तारी से डिस्काउंट मिलना चाहिए। घोटाले वगैरह के जो मामले हैं, इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए नेताओं की। दूसरा, गिरफ्तारी और रिमांड के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाए। अब ये जो ट्रिपल टेस्ट है, ये क्या है? ट्रिपल टेस्ट ये कहता है कि किसी भी नेता को तभी गिरफ्तार करना चाहिए जब उसके विदेश भागने की आशंका हो या उससे यह डर हो कि वो बाहर रहकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या अपने मुकदमे से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यानी ये 3 टेस्ट ऐसे हैं, अगर इन तीनों में पास हो जाता है नेता, अगर लगता है कि नेता ये सब काम कर सकता है, तब तो उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेता बहुत बड़े परिवार का है, शरीफ आदमी है और इस केस को प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, तो फिर उसे गिरफ्तार ना किया जाए, फिर उसे बाहर ही रहने दिया जाए। तीसरी मांग इसमें यह थी कि गिरफ्तार करने वाले नेताओं को जेल भेजने की बजाय उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। और चौथी मांग ये कि ऐसे मामलों में जो गिरफ्तारी होती हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को अलग से गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इन सभी मामलों में न्याय के उस सिद्धांत का पालन होना चाहिए जो कहता है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित नहीं होता, तब तक वो बेकसूर ही माना जाएगा। लेकिन विरोधाभास देखिए कि अपने मामलों में तो ये विपक्षी दल अदालत में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी के मामले में इन्हीं दलों ने सरकार को और प्रधानमंत्री को बिना किसी अदालत में हुए ट्रायल या जांच के पहले ही दोषी घोषित कर दिया है। और यहां बात सिर्फ गौतम अडानी की नहीं है, हम यहां पर गौतम अडानी की कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बस ये बता रहे हैं कि इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जो जांच हो रही है उसका नतीजा नहीं आया, लेकिन अभी तक विपक्षी दलों ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, राफेल के मामले में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बिना किसी अदालत के आदेश के आए, बिना किसी जांच के चौकीदार चोर है का नारा पहले ही लगा दिया था। लेकिन क्या यह नारा किसी अदालत ने दिया था? क्या किसी अदालत में यह बात साबित हुई थी कि चौकीदार चोर है?
सुप्रीम कोर्ट ने तो राफेल की डील के मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इससे पहले ही मोदी सरकार को दोषी करार दे दिया था और कह दिया था कि चौकीदार ही चोर है। बाद में राहुल गांधी को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। आज इस याचिका की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है आज मैं आपको वो सारी बातें। इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की और इस दौरान अदालत ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात, अदालत ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि क्या इन विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए और क्या हमारे देश के नेताओं के पास कोई विशेष अधिकार है। दूसरी बात अदालत ने कही कि नेता भी इसी देश के नागरिक होते हैं और इस देश में जो कानून बाकी लोगों के लिए है वही कानून नेताओं के लिए भी है और इसीलिए नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकता। तीसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से उसका महत्व कम हो रहा है तो इस समस्या का इलाज विपक्ष को राजनीति में ढूंढना चाहिए, ना कि अदालतों में। और चौथी बात यह कि इस मामले में विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे, जिन्हें अदालत ने यह सुझाव दिया कि उन्हें यह मुद्दा कोर्ट में नहीं बल्कि संसद में उठाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, देश के सबसे महंगे वकीलों में से हैं और एक केस की सुनवाई के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। और सोचिए, ये जो पार्टियां खुद को गरीबों का मसीहा बताती हैं, अगर आप इन सब पार्टियों के जो नाम हैं अगर आप सुनेंगे तो ये सारी पार्टियां वो हैं जो गरीबी को मुद्दा बनाकर बनी हैं। इन सारी पार्टियों के नेता वो हैं जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, पिछड़ों का नेता कहते हैं, किसानों का नेता कहते हैं, अपने आप को समाजवादी कहते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के उत्थान के लिए राजनीति में आए हैं। तमाम नेता वही हैं अगर आप देखेंगे तो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी आपने देखा होगा हवाई चप्पल पहनती हैं, सूती साड़ी पहनती हैं। आम आदमी पार्टी हो, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार में आई थी, राजनीति में आई थी, ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन आज ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही, ये कहने के लिए नहीं जा रही कि भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भ्रष्टाचार के मामलों में अपने नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और सोचिए, सारी पार्टियां जो अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आप देख लीजिए, ये सब पार्टियां एक ऐसे वकील को एंगेज करती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को, जिसकी फीस करोड़ों रुपए में है। और आज बड़ा सवाल इन सारे नेताओं से यह पूछना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने या तो यह पूरा मामला मुफ्त में लड़ा होगा, यानी ये पूरी जो तैयारी हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं इस अदालत में, या तो वो ये कह दें कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और अगर उन्होंने अपनी रेगुलर फीस ली है जो कि लाखों करोड़ों में होती है, तब हम इनसे यह पूछना चाहेंगे, इन सारे नेताओं से, कि इन सारे नेताओं के पास अभिषेक मनु सिंघवी की फीस देने के लिए यह पैसा कहां से आया है। क्या यह पैसा ये नेता अपनी जेब से दे रहे हैं या अपनी पार्टी के फंड से दे रहे हैं? पार्टी के फंड में भी यह पैसा कहां से आया है? और अभिषेक मनु सिंघवी को आज के इस मामले में अपीयर होने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए यह पैसा किसने दिया और वो पैसा कहां से आया, जो कि बहुत बड़ी रकम रही होगी। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे महंगे वकील हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद आज अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी दलों की इस याचिका को वापस ले लिया और कहा कि जब उनके पास मजबूत तथ्य होंगे तब वो इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट आएंगे। All cases involve opposition leaders as far as the political sphere is concerned. That, according to us, skews democracy, makes democracy one-sided and lopsided, and that in turn affects negatively basic structure. भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि याचिका की कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, अब मुझे मिल गई है याचिका की कॉपी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सिनॉप्सिस इसका तैयार किया, बड़ा अच्छा तैयार किया। वकील तो वो बहुत अच्छे हैं ही। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दलील नहीं सुनी और उन्हें अपना यह केस वापस लेना पड़ा, याचिका वापस लेनी पड़ी। लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं। कह रहे हैं, अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट अ सिचुएशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इज प्रिवेलिंग विद इन द कंट्री विद इंसिडेंट्स ऑफ wanton अरेस्ट ऑफ बोथ ऑपोजिशन पॉलिटिकल फिगर्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजंस रिकॉर्डिंग एन अलार्मिंग राइज। यानी भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरह से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें बहुत वृद्धि हो गई है। तो अगर एजेंसियां काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही हैं जिनको पहले नहीं पकड़ा जाता था, तो इसमें बुराई क्या है। इसके बाद वो कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, अरेस्ट मे नॉट बी जस्टिफाइड ऑन स्पेशियस ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और फिर उन्होंने ये सारी कंडीशंस रखी हैं जिसके बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं। आपको याद होगा, सूरत की अदालत ने जब राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और उनके मामलों में कम से कम कार्रवाई, कम से कम सजा सुनाई जानी चाहिए थी जज द्वारा। तब कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा था कि जज को सजा सुनाने से पहले यह देखना चाहिए था कि वो किसके लिए सजा सुना रहा है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि ये किस परिवार से आता है, इन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, और जज को यह पता होना चाहिए था कि यह गांधी परिवार है और उस हिसाब से फिर कम से कम सजा देनी चाहिए थी। यानी गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। और यही बात विपक्ष के तमाम नेता आज इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, बाकी किसी को भी अरेस्ट कर लो, बस हमें अरेस्ट मत करो। और यही मांग आज ये विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में बाकी नेताओं के लिए कर रहे थे, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और जो लोग इनके वोटर हैं, जो इन नेताओं को, इन पार्टियों को वोट देते हैं, आज उन वोटर्स को जरूर देखना चाहिए कि उनके जो हीरो हैं, उनके जो जननायक हैं जिन्हें वो वोट देते हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे बचने के लिए पहुंच गए और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नेताओं को एक अलग से डिस्काउंट दे। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में, कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है, फंस गया है किसी तरीके से 302 में, तो आप उसे डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। तो इसमें सजा देने में राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि, सबका आकलन होना चाहिए था। ये मैक्सिमम का नहीं था, मिनिमम का था। मिनिमम के बाद भी आप मुझे बता दो अपनी याददाश्त में, क्या कोई केस आपने सुना जिसमें इसमें 2 साल की सजा हुई हो? तो अब आप देख लीजिए कि इसी देश के नेता हैं जो कह रहे हैं कि नेताओं के लिए अलग कानून होना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी से बचाए। अब आप ये समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम के मायने क्या है, इसका विश्लेषण क्या है। पहला, इस याचिका के वापस होने से भ्रष्टाचार में फंसे विपक्षी नेताओं की आखिरी उम्मीद भी आज समाप्त हो गई। आज वो समझ गए होंगे कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, विपक्ष के ये नेता ईडी और सीबीआई से बचने के लिए एक साथ तो आ गए, और वो भी इतनी जल्दी आ गए, लेकिन ये एकता ना तो अदालत में काम आ रही है और ना ही देश की राजनीति में काम आ रही है। आज ये विपक्षी दल संसद में भी अल्पमत में है, जहां ये एकजुट होकर भी किसी मुद्दे को उठा नहीं पाते, और अदालतों में भी अब इनकी ये एकता काम नहीं आ रही है। असल में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि जब ये एक साथ धरने पर बैठते हैं या एक साथ एक मंच पर आकर रैली करते हैं या फोटो खिंचवाते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़कर ऊपर करके, तो उसका बड़ा असर होता है और वो विपक्षी एकता देखकर जनता भी प्रभावित हो जाती है और अदालतें भी प्रभावित हो जाएंगी कि इतने सारे बड़े बड़े नेता
बड़ी बड़ी पार्टियों के एक साथ अगर अदालत में आ रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी, लेकिन यह एकता काम नहीं आई। तीसरी बात, आज यह बात भी साबित हो गई कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए ही अलग कानून चाहते हैं और विपक्षी दलों ने ऐसा करके बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और जनता को यह बता दिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी से डरे हुए हैं, ये डरपोक नेता हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में ये डर गए हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि अगर भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जिनसे इन्हें इतना डर लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है, अगर उस पर झूठा आरोप भी लगता है तो वो निर्भय होकर कहता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं ईमानदार हूं और अदालत मुझे क्लीन चिट देगी। लेकिन ऐसा विश्वास इन नेताओं में नजर नहीं आ रहा। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जांच एजेंसियों का मनोबल बहुत बढ़ेगा और जांच एजेंसियां अब और भी प्रमुखता से कार्रवाई कर पाएंगी। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री सीबीआई के कॉन्फ्रेंस में गए थे, हमने तब आपको उनका बयान भी सुनाया था और तब सीबीआई के अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है और वो खुलकर, निडर होकर देश के किसी भी बड़े से बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो बयान होगा तो वो बयान आपको दोबारा से मैं सुनवाऊंगा कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सीबीआई के और जांच एजेंसियों के जो बड़े बड़े अफसर हैं, अपना ये बयान देकर उन्होंने सबका मनोबल बढ़ाया। आज हमारा भी आपसे एक सवाल है और वो ये कि आज आपको यह तय करना है कि क्या किसी विपक्षी नेता को इसलिए भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से राहत मिलनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में हैं, तो हमारा कहना है कि इस देश की अदालतें तो दबाव में नहीं है। जांच एजेंसियां हो सकता है दबाव में होंगी अगर एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है? और अगर अदालतों से इन नेताओं को राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां सही रास्ते पर काम कर रही हैं और उन्होंने सही जगह पर चोट की है। और अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं या दूसरे जो नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी आसानी से बेल नहीं मिली। वो भी लंबे समय तक या तो अभी भी जेल में ही हैं या लंबे समय के बाद जेल से बाहर निकल कर आए हैं। तो हो सकता है जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही होंगी, लेकिन अदालतें तो दबाव में काम नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट तो दबाव में काम नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें राहत क्यों नहीं दी? इसलिए आज इन पार्टियों के लिए एक बड़ा निराशा का दिन है, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है बचने का, और वो रास्ता यह है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें ये सारे विपक्षी दल मिलकर बहुमत ले लें, अपनी सरकार बना लें, और जब देश में इनकी सरकार बन जाएगी, जब देश में इनका अपना प्रधानमंत्री बन जाएगा, उस दिन ये जांच एजेंसियों से कहकर अपने खिलाफ होने वाले ये सारे मामलों को बंद करा सकते हैं, सब मामलों को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो इन्हें जांच का सामना करना ही पड़ेगा। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि अब इन्हें अपनी ही सरकार बनानी पड़ेगी, अपना ही प्रधानमंत्री लाना पड़ेगा, और फिर वो प्रधानमंत्री इन सारी जांचों को, इन सारी इंक्वायरीज को बंद करेगा और कहेगा कि हम अपने किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो आज आपको फिर से बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बयान अगले 1 साल में हमारे देश की राजनीति की दिशा को स्पष्ट करेगा, और आपको ये बयान जो आज इसके मायने समझने होंगे, और इस बयान में भविष्य की एक झलक आपको दिखाई देगी। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं
जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो हमारे देश के लोगों को असल में नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े एसयूवीज में, बड़े बड़े बंगलों में और बहुत शानदार लाइफस्टाइल में जीते हुए देखने की आदत हमारे देश की जनता को पड़ चुकी है। वो तमाम नेता जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने तो गरीबों के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया है, आज उन सब को हमारे देश के नेता लार्जर देन लाइफ इमेज में देखने के आदी हो चुके हैं। अब जब कोई नेता बहुत महंगी गाड़ी में जाता है, उसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होता है, उसके पास बहुत पैसा देखते हैं लोग, तो लोगों को बुरा नहीं लगता, आदत सी पड़ चुकी है। लेकिन आप सोचिए, ये सारा पैसा इन नेताओं के पास कहां से आया होगा? भ्रष्टाचार के अलावा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। आज ये नेता जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जितना पैसा ये खर्च करते हैं, वो पैसा असल में कहां से आ रहा है? वो इसी देश की जनता का पैसा है। अब ये पूरा इकोसिस्टम बदलने वाला है और जैसा मैं आपको कह रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। और आप देखिएगा आने वाले एक साल में जो कुछ होने वाला है, अभी जांच एजेंसियों को जिस तरह का फ्री हैंड मिला है, उससे हमारे देश की भावी राजनीति की दिशा तय होगी और अब ये दिशा हमेशा के लिए दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। और यही बात, यही हिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन सीबीआई की इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश को दे रहे थे। आप देखिएगा अब आने वाले एक साल में क्या क्या होता है। अब हम आपको दिल्ली में हो रहे शिक्षा के एक नए स्कैम के बारे में बताएंगे। स्कैम और घोटालों की आपको आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां शिक्षा में ही एक स्कैम हुआ है, शिक्षा में ही घोटाला हुआ है। और यह स्कैम उन रिजल्ट्स के बारे में है जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के स्कूलों के बारे में सरकार कहती है, राज्य सरकार, की ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। फिर 1.5 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं के फेल कैसे हो गए? आज बड़ा सवाल ये है। इनमें 9वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 60% रहा और 11वीं कक्षा का रिजल्ट लगभग 70% रहा। यानी 11वीं में इस हिसाब से औसत निकालें तो 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 35% छात्र दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले फेल हो गए। और यही दिल्ली सरकार का असली शिक्षा मॉडल है, जिसकी अब पोल खुल गई है और सरकार चाहती है कि यह बात बाहर किसी को पता ना लग जाए। दिल्ली में पिछले 3 वर्षों से सरकारी स्कूलों का यही रिजल्ट लगभग 80% हुआ करता था। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लगातार पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया और कहा कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत पूरी तरह बदल दी है और दिल्ली के स्कूल शिक्षा के मामले में आज पश्चिमी देशों के शिक्षा मॉडल को भी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिजल्ट का दिल्ली की सरकार ने प्रचार किया, वो रिजल्ट उन वर्षों का था जब कोविड की वजह से छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी थी। लेकिन अब जब छात्रों को स्कूल जाकर परीक्षाएं देनी पड़ी तो दिल्ली का यह शिक्षा मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। इसकी कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। हमारी टीम जब आज इस खबर से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा कर रही थी तो इस दौरान हमें कुछ छात्रों की आंसर शीट्स मिली,
जिससे यह पता चलता है कि जो छात्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे छात्रों को हिंदी में एक सेंटेंस लिखना भी नहीं आता, हिंदी भाषा लिखनी भी ठीक से नहीं आती। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट्स खाली छोड़ दी या फिर अपनी आंसर शीट में प्रश्न लिखकर ही छोड़ दिए ताकि प्रश्न लिखने के ही उन्हें कुछ अंक मिल जाए। यानी सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए, उसका जवाब नहीं लिखा। मैं कुछ आज लेकर आया हूं आंसर शीट्स, आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। जब इन आंसर शीट्स को चेक किया गया तो बहुत सारे बच्चों को 80 में से 2 नंबर मिले, किसी को 80 में से 4 नंबर मिले, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और इसके अलावा कुछ छात्रों को पास करने के लिए बाद में अलग से नंबर जोड़ दिए गए। जैसे इस आंसर शीट में एक छात्र के 80 में से 22 नंबर आए थे, लेकिन बाद में इसमें 1.5 नंबर अलग से जोड़े गए ताकि इस छात्र को पास किया जा सके। उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले 22 नंबर आए हैं, फिर उसके बाद और नंबर जोड़े गए हैं और तब जाकर इस छात्र को पास किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 31 मार्च को खुद यह रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, लेकिन जब सरकार को यह लगा कि यह रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पोल खोल रहे हैं, तो इस रिजल्ट में संशोधन के लिए एक और सर्कुलर जारी किया गया और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को इन नतीजों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा गया। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो इन नतीजों की इसलिए समीक्षा कर रही है ताकि रिजल्ट तैयार करते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे सुधारा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो ऐसा करके शिक्षकों पर दबाव बना रही है और जो छात्र परीक्षाओं में फेल हुए हैं उन्हें पास करने के लिए इस रिजल्ट को बदला जा रहा है और इसलिए आज हम इसे मिलावटी रिजल्ट कहना चाहते हैं। आज 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अगर इन छात्रों को सरकार अपनी राजनीति के लिए गलत तरीके से पास कर रही है तो ये छात्र आखिर भविष्य में क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। आप खुद सोचिए, जब इन छात्रों को कुछ आता ही नहीं है, इन्होंने कोई पढ़ाई ही नहीं की और ये योग्य ही नहीं होंगे, तो ये देश के किस काम आएंगे, समाज में किस काम आएंगे। जब इन्हें भविष्य में कोई रोजगार दिया भी जाएगा तो ये क्या कर पाएंगे। नतीजा ये होगा इन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी और फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो बड़ी बात यह और सबसे चिंता की बात यह है कि 9वीं कक्षा बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होती है, क्योंकि 9वीं कक्षा में जो बच्चा पास होता है वो 10वीं कक्षा में जाता है और 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह 11वीं कक्षा के जो छात्र हैं पास होकर 12वीं कक्षा में जाते हैं और 12वीं कक्षा में भी बोर्ड की परीक्षा होती है और उस पर छात्र का भविष्य आधारित होता है। और इन दोनों कक्षाओं में ही अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं, इन कक्षाओं में अगर हालत यह है कि बच्चों को कुछ लिखना नहीं आता, तो आप सोचिए ये कितनी चिंताजनक बात है। मैं आज कॉपीज लेकर आया हूं। देखिए मेरे हाथ में एक कॉपी है आंसर शीट, 80 में से 2 नंबर मिले हैं इसे, ये देखिए। एक और लेकर आया हूं आपके लिए आंसर शीट। इस छात्र को 80 में से 3 नंबर मिले। ये दिल्ली के वर्ल्ड क्लास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ये बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें मनीष सिसोदिया कहते थे कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं। एक और देख लीजिए, 6.5 नंबर 80 में से। एक और देखिए, 4 नंबर 80 में से 4 नंबर है। अब अगर केजरीवाल चाहें तो साबित कर दें कि यह आंसर शीट गलत है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो गलत है। अगला मेरे पास जो आंसर शीट है इसमें 80 में से 10.5 नंबर है। ये 80 में से 4 नंबर, जिसमें 1 नंबर और जोड़ा गया है फिर बाद में, और फिर इसे 5 नंबर कर दिया गया है। 80 में से 5 नंबर इस छात्र के हैं। अगला मेरे पास है 80 में से 7 नंबर। छात्रों के नाम मैं नहीं बता रहा हूं, किस स्कूल के हैं ये भी नहीं बता रहा हूं, वो उन छात्रों के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा सवाल आज ये है कि जिस दिल्ली में सरकार शिक्षा पर अपने बजट का सबसे ज्यादा 23.5% हिस्सा खर्च कर रही है, उस दिल्ली में सिर्फ 2 कक्षाओं के ही 9वीं और 11वीं के ही 1.5 लाख बच्चे
फेल कैसे हो गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया लेंगे या अरविंद केजरीवाल लेंगे? दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग्स का फिर से निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई और स्कूलों में क्लासरूम्स में ऐसी ऐसी सुविधाएं दी गई जो पहले नहीं थी। यानी नए क्लासरूम बने, नई बिल्डिंग्स बनी, उनमें पैसा लगाया गया होगा, उस पैसे में हो सकता है कमीशन खाया गया हो, लेकिन यह बिल्डिंग किस काम की, वो क्लासरूम किस काम का, जब वहां बैठ के बच्चे को 80 में से 2 नंबर ही मिलने हैं, जहां 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाएं। इसके अलावा दिल्ली की सरकार अपने शिक्षकों को स्टडी टूर के लिए विदेशों में भी भेजती है ताकि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधार सकें, और इसके बावजूद लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं। अभी आपको याद होगा एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें दिल्ली की सरकार ने तय किया था कि वो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि फिनलैंड में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन का मॉडल कैसे काम करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का प्रयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं और इस राजनीति के बीच शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठाए गए। और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात वो छात्र कह रहे हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए आज आप इन बच्चों की बात भी जरूर ध्यान से सुनिए जिनका यह कहना है कि वो इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्हें स्कूलों में ठीक से पढ़ाया नहीं गया। दिल्ली में इस बार 9th और 11th क्लास में पढ़ने वाले 96% बच्चे फेल हुए हैं। महज 4% बच्चे ही स्कूलों में पास हो पाए हैं। ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिक क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें फेल हुए हैं। कई सारे बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं और लगातार कई सारे बच्चों की कंपार्टमेंट्स भी आई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार के जो दावे हैं उस पर आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा। टोटल 12 स्टूडेंट पास हुए, बाकी सब बच्चे बहुत सारे फेल हो गए। सिर्फ 5 बच्चों की कंपार्टमेंट आई क्लास के अंदर। सब बच्चों को मतलब पढ़ाते नहीं थे बिल्कुल भी। सर सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, बस इकोनॉमिक्स में रह गए सर। एक तो हार्ड सब्जेक्ट है सर, ऊपर से सर इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ाया भी नहीं। क्यों कंपार्टमेंट सब्जेक्ट इको में? क्यों सर एक तो यही था कि वो सर आते नहीं थे, कभी काम होता था कभी आते नहीं थे। आते थे तो आधे बच्चों को बाहर भेज देते। थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे, सब टीचर जाते, मात्र में कहते 40-50 टीचर में से 15 भी टीचर नहीं थे। उनको यही नहीं पता था कि कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा वाइस प्रिंसिपल है। बस इसी बात में पढ़ाइयां भी कुछ कम होती, छुट्टी डेली हो रही थी क्योंकि बच्चे संभाल ही नहीं पाते थे। तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके माता पिता से भी हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने उनका प्रयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर लिया है। उनका प्रयोग लगातार उनका इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें बाहर निकलकर सच्चाई इन सरकारी स्कूलों की जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालकर अपनी राजनीति को नहीं चमका सकता। आज हम अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कॉपी लेकर आए हैं। देखिए, मैं भी अपने साथ आज उसके एक आर्टिकल की कॉपी लेकर आया हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मनीष सिसोदिया की तस्वीर अपने फ्रंट पेज पर छाप सकता है तो क्या वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ये रिजल्ट भी अपने फ्रंट पेज पर छापेगा? आज ये चुनौती हम न्यूयॉर्क टाइम्स को देते हैं क्योंकि उसने कुछ समय पहले फ्रंट पेज पर दिल्ली के इस सरकारी स्कूलों के एजुकेशन मॉडल को छापा था। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की थी, मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापी थी और कहा था कि कैसे दिल्ली के स्कूलों का काया पलट कर दिया गया है। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स का जो भी यहां रिपोर्टर होगा या उसका जो एडिटर होगा उसे दिल्ली के स्कूलों का यह रिजल्ट जरूर पता होना चाहिए। आज यहां एक बड़ा सवाल मनीष सिसोदिया को लेकर भी है जो शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। हाल ही में उन्होंने जेल से लिखी अपनी एक चिट्ठी में कहा था कि अगर दिल्ली के बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी आई तो वो जेल में अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भाग्य बदल दिया और वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। लेकिन सच क्या है वो आज आप इस रिजल्ट से समझ गए होंगे। और अगर मनीष सिसोदिया तक हमारी ये रिपोर्ट पहुंचे या उन्हें पता चले इस रिपोर्ट के बारे में तो अब उन्हें इसके विरोध में अनशन पर जरूर बैठ जाना चाहिए। आज हमने पूर्व कांग्रेस नेता
और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक विशेष इंटरव्यू मैंने किया है, जो कि इस बार हमारे मेहमान होंगे सीधी बात में। और इस इंटरव्यू में उन्होंने सवालों के जो तमाम सवाल हैं वो बड़े आजाद अंदाज में दिए हैं। आपको आज बताते हैं कि गांधी परिवार, प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और कांग्रेस की स्थिति पर उन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं। उस पूरे इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश आज हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे सीधी बात में, शनिवार रात 9 बजे और रविवार रात 9 बजे आज तक पर। एक बात इसमें जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही वो ये है कि अगर आप मुसलमान नहीं होते तो आप कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते थे, और आप क्योंकि मुसलमान हैं इसीलिए आप अध्यक्ष नहीं बन पाए। नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं कहता हूं मैंने उसमें बताया है कि अनफॉर्चुनेटली जो डिवीजन हिंदुस्तान का हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और उसका अफेक्ट आज भी लोगों में है। इवन कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, वो भी उससे वंचित नहीं रही, वो भी उससे दूर नहीं रही। जब आजादी से पहले 50-60 वर्षों में 12-13 माइनॉरिटीज के प्रेसिडेंट बन सकते थे, उसको राष्ट्रपति बोलते थे, हाईएस्ट पोजीशन। आज 75 साल में क्यों नहीं एक मुसलमान भी बन गया? भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आपने छोड़ ही दिया है कि नॉन मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये तो पार्टी के अंदर है। जिसकी क्षमता होगी, बहुत पुराने, हमसे पहले भी बहुत क्षमता वाले हैं, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी चाहे 40 साल रहे, हम भी 30 साल रहे, जनरल सेक्रेटरी से आपको आगे नहीं बढ़ना, वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनना है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना। तो ये कांग्रेस की एक मानसिकता दिखलाती है कि वो भी कोई दूसरी पार्टियों से भिन्न नहीं है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, बड़ी सुपरहिट फिल्म देखी। उसमें एक किरदार है कटप्पा का। हाँ, तो आपकी बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि आप असल में गांधी परिवार के और कांग्रेस पार्टी के कटप्पा थे। पर कटप्पा जो है कभी राजा नहीं बन सकता। कटप्पा राजा नहीं बन सकता। ठीक। आज के संदर्भ में सबसे बड़ा मुद्दा उद्योगपति से दोस्ती का ही है, और वो है मोदी और अडानी की दोस्ती का, जिसको आप ही की पुरानी मैंने जिंदगी में नहीं रखी आपने, क्योंकि मैंने इस बुक में लिखा है कि जब 83 में एआईसीसी का सेशन कलकत्ता में चल रहा था, तो मेरे पास स्लिप सेवा दल की आई, इंदिरा जी ऊपर डाइस पे बुलाते, हम नीचे थे, तो बुलाया, कहा तुम इसको जानते हो धीरू भाई को? मैंने कहा जानता हूं, लेकिन मच नहीं, आपके आता है जब ऑफिस वगैरह में या घर में, तो बाहर निकलता है तो अलग सलेक होती है। कहा चलो ठीक। कहा उसकी बेटी की शादी है बम्बई में, मुझे बुलाया था और मैंने हाँ किया था, मैं तो नहीं जा सकती हूं, अभी 3-4 बजे हैं, अभी तुम फ्लाइट ले सकते हो, तुम मेरी तरफ से जाओ। वो धवन भी है, धवन उनको बताओ धीरू भाई को कि गुलाम नबी मेरी तरफ से आएगा, हाँ शादी में। तो कहा वहां किसी को बता दो कि फूल अच्छे से बनाए मेरी तरफ से जो दोगे उनको। सो मैं उस शादी में गया, बेटी की शादी में। पर जैसे राहुल आज कहते हैं सूट बूट की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब क्या अंबानी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के करीब नहीं थे? करीब थे, सबसे करीब तो बड़े अंबानी इंदिरा जी के क्लोजेस्ट थे। मैं तो मिसाल बता रहा हूँ, हाँ। मैं ही तो शादी पर गया उनकी तरफ से। तो ये क्लोजनेस सिर्फ दोस्ती तक नहीं, दोस्ती से भी आगे, दोस्ती आगे है क्या? गांधी कहाँ रहते थे? बिरला गेस्ट हाउस में। गांधी पर तो कोई शक नहीं कर सकता कि उसने पैसे खाया या लूट। गांधी बिरला के था, वो किसी झोपड़ी में तो नहीं रहता था, बिरला के गेस्ट हाउस में था। कहां डेथ हुई? वहीं के। तो जानकारी तो थी ना। तो यानी कांग्रेस की भी ऐसा नहीं है कि अंबानी से दोस्ती रही है? नहीं, इट वाज प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। 2019 में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, तब तो आप कांग्रेस में थे, रफाल का मुद्दा उठाने का आपने तय किया कि हम तो इसको उठाएंगे, चौकीदार चोर है का नारा देंगे, वो बिल्कुल नहीं चला। इस बार चुनाव में अब वो अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही मुद्दे हैं या मुद्दे ही कांग्रेस पार्टी गलत पिक कर रही है? देखो, अगर हम ये कहेंगे कि चौकीदार चोर है, गलत मुद्दा था। दुर्भाग्य से जिसने भी राहुल गांधी को कहा कि ये मुद्दा खराब है, उसने कहा आप प्रो मोदी। मैं उदाहरण दे सकता लेकिन दूंगा नहीं। किस किस फोरम पे उन्होंने ये कहा कि
अब प्रो मोदी हो क्योंकि ये मुद्दा नहीं देते। तो अगर हम कहेंगे रेफाइल का मुद्दा खराब था, कहेंगे प्रो मोदी है। चौकीदार चोर है, कहेंगे प्रो मोदी। आप कहेंगे कि भाई ये इस बिजनेस अडानी के खिलाफ है, आप कहेंगे प्रो अडानी है। सोच बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसने आपने जो चिट्ठी लिखी थी 26 अगस्त 2022 को, आपने जिक्र भी किया था, वो ऑर्डिनेंस अगर वो ना फाड़ते तो आज जेल में नहीं होती, तो आज ये सजा नहीं होती, ये सजा नहीं होती। तो आपको लगता है बचपना था वो? तो इसलिए हम मोर फोर साइटेड थे। उस वक्त के होम मिनिस्टर और हम कैबिनेट में थे जिन्होंने डिस्कस किया था इसको कैबिनेट में कि ये क्लॉज को अंडू करना चाहिए। नहीं किया, उन्होंने कहा ये क्लॉज बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है तो आप क्यों रोते हो? तो ये बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है गुलाम नबी आजाद का, और इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर हर विषय पर बात की है और कुछ पुरानी ऐसी बातें भी बताई हैं, नई बातें जो देश को इससे पहले नहीं पता थी। इसलिए आपको ये इंटरव्यू बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, सीधी बात, रात 9 बजे इस शनिवार को। अब हम आपको उस खबर के बारे में बताना चाहते हैं जो दुखद भी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी। रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद अब हनुमान जयंती को लेकर देश के ज्यादातर राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब यह कहा जा रहा है कि भगवान हनुमान के ही देश में उनकी जयंती पर शोभा यात्राएं निकालने से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में अलग अलग जगहों से आई हैं जहां हनुमान जयंती की वजह से कड़ी सुरक्षा की गई है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लिखा है कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है उन इलाकों से हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाएं। सोचिए ये कितने दुख की बात है कि भगवान राम और भगवान हनुमान के देश में उन्हीं की जयंती पर जब उत्सव का माहौल होना चाहिए, जब त्योहार मनाया जाना चाहिए, जब पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए, तब दंगों का माहौल बना दिया गया है। और जब हम ये त्योहार मनाएंगे तो बंदूकों के साए के बीच और तनाव में और पुलिस के बीच ये त्योहार हम मनाएंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि क्या ये आपको त्योहार और उत्सव वाली तस्वीरें दिख रही हैं? कल हमारे देश में महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई थी और इस मौके पर अलग अलग राज्यों में शोभा यात्राएं निकाली गई, लेकिन क्या आपने नोट किया, इन शोभा यात्राओं पर किसी ने कोई पत्थर नहीं बरसाया, लेकिन हनुमान जयंती पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये जुलूस मुस्लिम इलाकों से नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन आप कल ही का देख लीजिए, भगवान महावीर की जयंती है, उस दौरान ये शोभा यात्राएं निकाली गई, लेकिन उन पर किसी ने कोई पथराव नहीं किया। सोचिएगा जरूर कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब आखिर में आपको जल्दी से यह बताते हैं कि हमारे देश में जो लोग OTT पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में अश्लील कंटेंट से परेशान हो चुके हैं, उस पर सरकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता और इन प्लेटफॉर्म्स को अश्लीलता से दूर रहना ही होगा। यह सरकार का बहुत बड़ा संदेश है ऐसे तमाम प्रोड्यूसर्स के लिए जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको अश्लील कंटेंट दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी के नाम पर। But I said it in the past, I'll say it today again also, that OTT platforms has the responsibility of ensuring that their platform does not propagate vulgarity and abuse camouflaged as creative expressions. तो जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, अगर सरकार ने उसे लागू कर दिया तो अब आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर तमाम वेब सीरीज और फिल्में अपने परिवार के साथ फिर से बैठकर देख पाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पैसे की कमी हो तो खर्चा कम करो और अगर अकल की कमी हो तो चर्चा कम करो। नमस्कार।